नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर भूगोल की क्लास में पार्ट 1 मानव भूगोल प्रगति विषय क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये इस पाठ का 4th पार्ट है। हमने अर्थ, परिभाषा और भूगोल की शाखाओं के बारे में चर्चा अगले 3 वीडियो में कर ली है। आज इसका 4th वीडियो है जिसमें हम मानव भूगोल की विचारधारा व सिद्धांत की चर्चा करेंगे। देखो, मानव भूगोल के सिद्धांत व विचारधारा। तो इस पाठ में हम मानव भूगोल के सिद्धांत और विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो सबसे पहले हम सिद्धांत में बात करें तो मानव भूगोल में 3 सिद्धांतों की आज हम चर्चा करेंगे। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नवनियतिवाद। ये मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है जिसका नाम नियतिवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नवनियतिवाद। इनको अलग अलग नामों से भी और जाना जाता है। नियतिवाद को हम निश्चयवाद भी बोलते हैं। निश्चयवाद और नवनियतिवाद को नवनिश्चयवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद एक और नाम है इसका, नियतिवाद और नवनिश्चयवाद का रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत। रुको जाओ सिद्धांत यानी हमारे पास मानव भूगोल के 3 सिद्धांत है और ये 3 सिद्धांतों को हम विचारधारा भी कह सकते हैं। यानी नियतिवाद विचारधारा या निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद, रुको जाओ विचारधारा, इनको हम विचारधारा भी कह सकते हैं। तो हम चर्चा सबसे पहले किसकी करेंगे? नियतिवाद और निश्चयवाद की। क्या होता है इस विचारधारा में, बस आपको ध्यान से समझना है। नियतिवाद विचारधारा में हम चर्चा करेंगे। तो नियतिवाद में मानव प्रकृति के नियंत्रण या फिर मैं लिख सकता हूं वश या फिर प्रभाव में रहता है। कहने का मतलब है नियतिवाद या निश्चयवाद में मानव पर प्रकृति का बहुत ही नियंत्रण रहता है, उसके वश में रहता है, उसके प्रभाव में रहता है। यानी मानव जैसे उसको प्रकृति रखती है वैसे ही रहता है। यानी प्रकृति की छाप मानव पे रहती है। इसको हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे आदि मानव कहाँ रहता था? जंगल में। क्या करता था? वो जंगल के जितने भी संसाधन थे उन्हीं का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता था। तो आदि मानव इसका
उदाहरण है कि मानव जब पृथ्वी पर आया, उसका प्रारंभिक जो स्वरूप था उसको हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। वो जंगलों में रहता था और अपना भरण पोषण जंगलों से ही करता था। यानी कुल मिला के वो प्रकृति पर पूरी तरह आश्रित था। वो प्रकृति से डरता था और प्रकृति को डर कर उसको पूजता था। तो यहाँ एक और है कि आज भी हम जैसे पवन देव, अग्निदेव, जल देव, वरुण देव आदि ऐसे बहुत सारे हैं कि प्रकृति, सूर्य देव, चंद्र देव, ये क्या है? पवन, अग्नि, जल, वरुण, सूर्य, चंद्र, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। लेकिन इनको आदि मानव ने इनके डर से, प्रकृति के डर से इनको देवता के रूप में पूजा। और उसकी आस्था भी थी कि पवन से वो श्वास ले रहा था, अग्नि से वो अपने जो भी खाने की चीजें थी उनको पकाता था, जल ग्रहण करता था, आकाश के नीचे रहता था, सूर्य उसको प्रकाश देता था, चंद्रमा रात में उसको प्रकाश देता था। ऐसे जिससे भी वो प्रकृति की चीजों से जो भी वो ग्रहण कर रहा था तो वो उनको देवता के रूप में मानता था। ये पूरी तरह कह सकते हैं कि ये उदाहरण जैसे आदि मानव कहाँ रहा? जंगल में। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह कहाँ आश्रित था? जंगल में। जैसे पेड़ पौधों से फल फूल पत्तियां, यहाँ तक कि वो जो अपने वस्त्र होते थे वो पेड़ों की छाल और पत्तियों को पहनता था, वहीं विश्राम करता था पेड़ की छाव में। न तो उसके बाद रहने का घर था, न पहनने के कपड़े थे, न ही खाने की कोई, वो जो भी प्राप्त करता था किससे करता था? प्रकृति से। तो मानव किस पे आश्रित था? प्रकृति पे। कह सकते हैं कि मानव का, ये लाइन लिखी, इसको देखो, मानव प्रकृति के नियंत्रण में, यानी पूरी तरह किसके नियंत्रण में था? प्रकृति में। कह सकते हैं वश में, यानी प्रकृति जैसे उसको करवाती थी वैसे वह मानव करता था। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ जैसे वर्षा होती है, आज वर्षा होती है तो हम वर्षा से बचने के लिए हमारे पास आवास है, हम वर्षा से भीगने से बच सकते हैं घर में जाके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आदि मानव था। वर्षा होगी यानी प्रकृति चाह रही है कि वर्षा होगी और सबको भिजोए, यानी वर्षा से सब गीले हो जाए। तो इस कारण पहले आदि मानव के पास उसके बचने के कोई उपाय ही नहीं थे, वो उसको भीगना ही पड़ता था। आज ऐसा नहीं है। ऐसे ही रात होगी तो मानव को, आदि मानव को किसमें रहना है? अंधेरे में। उसको अंधेरे को दूर करने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज देखो, आज की परिस्थिति में देखो, आज क्या है? हमने विद्युत का आविष्कार करके प्रकाश की व्यवस्था कर ली। धूप है, धूप से हम छत के माध्यम से बच सकते हैं। तो ये उदाहरण बताया जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। धूप है तो फिर उसको धूप में रहना पड़ता था, रात है तो उसको अंधेरे में रहना पड़ता था, वर्षा हो रही थी उसको भीगना ही पड़ता था। कह सकते हैं ये वश, ये प्रभाव, यानी मानव पर किसका नियंत्रण था? पूरी तरह प्रकृति का। तो इस विचारधारा में एक और बात आती है कि यहाँ मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है, क्योंकि मानव प्रकृति के अनुसार चल रहा है, उसके नेतृत्व है, उसके वश में, उसके प्रभाव में। उदाहरण दिया, आदि मानव जंगल में रहता था, प्रकृति को वो देवता समझकर पूछता था। मानव ये सब कंडीशन क्या बता रही है कि मानव का क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रकृतिकरण। इसी को कहते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद। अब आओ संभववाद। देखो, संभववाद में पहले मैंने चर्चा की थी, जब फर्स्ट वीडियो बताया था, जब विडाल डी लाप्लास की परिभाषा
बताएगी तब कहा था कि संभववाद किसकी देन है, कौन इसके जनक है, तो इस संभववाद के जनक कौन है, विडाल डी ला ब्लास। तो यहाँ लिखता हूं मैं, किसने दिया संभववाद, विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने किसको दिया, संभववाद। और संभववाद होता क्या है, मानव। देखो संभववाद में क्या हुआ, मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया, उसका मस्तिष्क का विकास हुआ और उसने प्रकृति के नियमों को समझा और उन नियमों को समझकर अपना विकास जारी रखा। जैसे मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा। सबसे पहली बात क्या है, क्या किया मानव ने, प्रकृति के नियमों को समझा। क्यों समझा, क्योंकि धीरे धीरे मानव का मस्तिष्क का क्या हुआ, जैसे समय निकलता गया उसका मस्तिष्क विकसित हुआ, विचार करने की और आविष्कार करने की उसकी क्षमता बढ़ी। तो उसने क्या सीखा, उसने प्रकृति के नियमों को ही समझ के अपना विकास संभव बनाया, इसलिए इसको क्या कहा, संभववाद। और संभववाद किसकी विचारधारा है, विडाल डी ला ब्लास की। इसमें कहा जा रहा है मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा। तो हम कह सकते हैं कि मानव ने प्रकृति को वश, या फिर हम कह सकते हैं नियंत्रण में कर लिया। यानी देखा जाए संभववाद जस्ट नियतिवाद का उल्टा। इसमें प्रकृति का प्रभाव मानव पे था, लेकिन संभववाद में मानव जैसे विकसित हुआ, उसका मस्तिष्क विकसित हुआ, उसने प्रकृति के नियमों को समझा और उसने मानव ने प्रकृति को अपने वश में या नियंत्रण में कर लिया। यानी अब मानव प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहा संभववाद में, अब मानव प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण जैसे इनके जस्ट उल्टा करते हैं अपन इनको। जैसे रात होगी तो आज बताओ, आज रात होगी तो मानव अंधेरे में रहेगा क्या, उसने अंधेरे को दूर करने के लिए किसका आविष्कार कर लिया, विद्युत का। किसका, विद्युत का कर लिया। ऐसे ही वर्षा हो रही है, कौन भीगेगा आज, उसके पास वर्षा से बचने के लिए काफी उपाय है। वो रेनकोट पहन लेगा, कहीं आवास के नीचे चला जाएगा, तो बच रहा नहीं बच रहा। तो उसने प्रकृति के नियंत्रण को बिल्कुल खत्म कर दिया अपने आविष्कारों से। जैसे विद्युत का आविष्कार कर लिया, वर्षा से बच गया। ऐसे बहुत सारी, जैसे मानव ने कभी उड़ने की कल्पना की थी क्या, नहीं। पहले उड़ते कौन थे, पक्षी उड़ते थे, लेकिन आज मानव भी आसमान में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है, उसने क्या किया, हवा की गति के नियम समझा, नियमों को समझा और क्या बनाया उन्हें, क्या बनाया, वायुयान। क्या बनाया उसने, वायुयान यानी हवाई जहाज। ऐसे वो अंतरिक्ष में गया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ के उसने अंतरिक्ष यान बनाया। अंतरिक्ष यान, ये सब उदाहरण है जिसने प्रकृति की काफी बंदिशों को कम करके प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। अब देखो, इसमें तो वो प्रकृति के वश में था, नियंत्रण में था, प्रभाव में था, प्रकृति को डर के पूजा कर रहा था। इसमें मानव ने क्या किया, प्रकृति के नियमों को समझा
और प्रकृति को अपने वश में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया और उसकी काफी हद तक, ये जो मैंने लिखा, काफी हद तक बंदिशों को कम कर लिया अपने आविष्कारों के माध्यम से। इसलिए इसको हम कह सकते हैं, यहां लिख रहा हूं, इसको हम कह सकते हैं संभववाद को, या प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीयकरण। क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीयकरण। क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीयकरण। संभववाद में प्रकृति का मानवीयकरण कहने का मतलब है यहाँ प्रकृति पर मानव का प्रभाव। नियतिवाद या निश्चयवाद में मानव का प्रकृतिकरण, यानी यहाँ पे मानव पर प्रकृति का प्रभाव है, यहाँ पे प्रकृति पर मानव का प्रभाव है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आए अगली विचारधारा पे, जिसका नाम है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ सिद्धांत, यानी इसको 3 नाम है। ये विचारधारा किसने दी? नाम आता है ग्रिफिथ टेलर। किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही, इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ये स्थिति भी अच्छी नहीं है कि मानव प्रकृति के वश में नहीं रह सकता, मानव भी अपना विकास करना चाहेगा, लेकिन यहाँ मानव ने अपना विकास किया और प्रकृति को ही बदल दिया। यहाँ प्रकृति पर मानव की छाप छोड़ दी, यानी बहुत ज्यादा, यानी प्रकृति को नुकसान होने लगा। संभववाद और नियतिवाद, न तो हम नियतिवाद बनकर रह सकते हैं, ना ही संभववाद बन के रह सकते हैं। यानी इसमें मानव का विकास नहीं होगा, इसमें मानव का विकास इतना हो जाएगा कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। दोनों कंडीशन ऐसी है, संभववाद और नियतिवाद, जिसमें इधर मानव का नुकसान है, यानी विकसित नहीं हो पा रहा, वो संभववाद में इतना विकसित हो रहा है कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोनों कंडीशन संभव नहीं है, तो नव नियतिवाद और नव निश्चयवाद और रुको जाओ सिद्धांत नई विचारधारा है। तो कह सकते हैं ये जो प्रथम नियतिवाद व संभववाद दोनों के बीच का रास्ता, इसको कह सकते हैं जो नियतिवाद है, क्या है? वह बीच का मार्ग या रास्ता, जिसको हम कहते हैं नव नियतवाद। तो कहने का मतलब है इस विचारधारा का, नवनियतवाद, मानव आदि मानव बनकर भी नहीं रह सकता और मानव अपना विकास करेगा, लेकिन इतना नहीं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए एक नई विचारधारा सामने आई, नवनियतिवाद, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया। और वो ये कह रहे हैं कि मानव को अपना विकास करना है, लेकिन विकास उस सीमा तक ही करना है कि जहां तक मनुष्य प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे। वह जहां ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, ये विचारधारा के ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और आपने देखा होगा कि मानव ने आज अपने विकास के चक्कर में प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसकी समस्या आप भी देखते हो, जैसे वायु प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब मानव की देन। उसने अपने विकास के चक्कर में प्रकृति का ध्यान रखना छोड़ दिया, प्रकृति को नुकसान होने लगा। तो ऐसी विचारधारा सामने आती है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस नवनियतवाद का यही उद्देश्य है कि देखो, नवनियतवाद यानी हमें नियतवाद भी नहीं रहना, हमें नवनियतवाद में रहना है, क्योंकि मानव का विकास भी करना है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जिसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचे। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, मानव का विकास, देखो एक मिनट, मानव को अपना विकास
करना है, मानव को अपना विकास करना है, लेकिन प्रकृति को बिना नुकसान आ रहा है समझ में, ये नुकसान है यानी बिना हानि, हानि लिख देता हूं, हानि, बिना हानि पहुंचाए। तो नवनियतवाद का जो उद्देश्य यही है कि नवनियतवाद में क्या करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि मानव को अपना विकास तो करना है लेकिन प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी उसको ध्यान रखना है कि हमारे विकास के चक्कर में कहीं प्रकृति को नुकसान नहीं हो, उसको हानि नहीं पहुंचे, यही नियतवाद है। अब नियतवाद को समझाने के लिए गिलफिट टेलर ने एक उदाहरण दिया है जिसको मैं यहां लिखता हूं, उदाहरण रोड लाइट, रोड लाइट। अब ये रोड लाइट होती क्या है, आपने कभी सर देखा होगा शहर या नगर में, आप जब भी जाते हो तो वहां चौराहा आता है, चौराहे पे एक रोड लाइट लगी होती है ऐसी, जिसमें 3 बत्ती होती है, एक तो लाल, एक हरी और एक होती है पीली। देखा होगा ये तो सबने। तो ये रोड लाइट, इसको कहते हैं रोड लाइट सिग्नल, यानी लाल का मतलब है रुकना, जानते हो आप, हरी का मतलब है जाना और पीली का मतलब है रुको, देखो और जाओ। यानी नवनियतवाद में यही है कि हमें न तो रुकना आवश्यक है न ही जाना आवश्यक है। कहने का मतलब है विकास, हमें लाल का मतलब ये है कि विकास मानव का नहीं हो, ये भी संभव नहीं है। हरि का मतलब मानव का विकास हो, इतना हो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचे, ऐसा भी नहीं है। हमें इस उदाहरण से ये समझना है कि रुकना भी है और जाना भी है। आप जाओ चौराहे पे, क्या आप जाओगे सही, लाइट का फॉलो नहीं करोगे, यानी मतलब जाना ही है या रुकना ही, न तो वह रुक सकते और नहीं जा सकते, यानी मर्जी पड़े जब हमें लाइट का फॉलो करना पड़ेगा। अगर हरी है तो जाएंगे, लाल है तो रुकेंगे। तो रोड लाइट के माध्यम से गिलफिट बता रहे हैं कि न तो रुकना आवश्यक है और न ही जाना आवश्यक है। तो इस तरह से इसका नाम उन्होंने दिया रुको और जाओ सिद्धांति, यानी विकास मानव का रुक नहीं सकता और विकास इतना भी नहीं हो सकता कि जितना प्रकृति को नुकसान ही पहुंचने लग जाए। तो ये 3 विचारधारा थी, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इसमें ये रोड लाइट वाला आप विशेष ध्यान रखें, कई बार इस विचारधारा से प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैं जो ये आपको समझाया इसके लिखित के नोट्स में भी आपको कॉपी से बताऊंगा, आप उसको पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में उतार लें। कल भी मैंने कहा था, कल के वीडियो में उसके भी नोट्स में आज ही बताऊंगा, तो उन दोनों नोट्सों को आज पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेके उतार लें। तो एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और जो बच्चे अभी इनसे दूर हैं उनको आप फोन करके या कैसे भी सूचना पहुंचाए कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये लगभग भूगोल में पार्ट 1 पूरा होने वाला है, शायद एक वीडियो और बनेगा। तो मैं आपको नोट्स बता रहा हूं, तो आप उसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख लें। देखो हमने नियतवाद व निश्चयवाद पढ़ा था, समझा दिया मैंने। आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यह है नियतवाद व निश्चयवाद। अब इसके बाद ये आया
संभववाद, इसको पोज कर लेना। ठीक है, अब ये है नवनियतवाद और रुको और जाओ सिद्धांत। तो इसको भी पोज करके या स्क्रीनशॉट करके अपने नोटबुक में लॉकडाउन कर लेना, मतलब उतार लेना। अब कल हमने पढ़ा था मानव भूगोल की शाखाएं, तो ये भूगोल की शाखाओं का स्क्रीनशॉट ले लें और उनको लिख लें। साथ में ही मैंने कल बताया था मानव भूगोल के उपक्षेत्र, तो ये 8 उपक्षेत्र बताए थे, ये आपके सामने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिख लें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।